फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या बारंबारता बहुभुज या आवृत्ति बहुभुज एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। अनेक भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। ये दिखने में अनेक भुजाओं वाली और एक बंद आकृति होती है। यहाँ ड्रॉ होगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन पहले देखें कि ये बनती कैसे है। देखिए, प्राप्तांक है और फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति है। तो आवृत्ति को हम वाई एक्सेस पे ले लेते हैं और प्राप्तांक जो है चर हमारे सतत चर, उसको हम एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद मध्यमान और आवृत्ति के संगत मान को यहाँ पे मध्यमान निकाला जाता है। मध्यमान कैसे? 20 और 25 है तो 20 + 25/2, 25 + 30/2, इस तरह से करके हम मध्यमान निकाल लेते हैं। तो मध्यमान और आवृत्ति के संगत मान को ग्राफ पर बिंदुओं के रूप में अंकित किया जाता है और फिर उसे सीधी रेखा द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि मध्यमान क्या है, 22.5 और 5 आवृत्ति है, तो यहाँ पे 5 लेंगे और 22.5, तो यहाँ कहीं ये बिंदु आएगा। ठीक है, इधर से और इधर से। उसके बाद फिर 9 है तो 9 यहाँ पे आगे आएगा और 27.5, तो 27 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो थोड़ा हमें ये बिंदु यहाँ के बाद यहाँ मिलती है और उसके बाद ये बिंदु जो मिलेगी हमें इस तरह से मिलेगी। उसके बाद हमारा क्या है, 32.5 और 18, तो 18 पे हम जाएंगे यहाँ। ठीक है, इसकी सीध में 18 के और क्या है 32.5, तो यहाँ पे आएगी। इन दोनों का यहाँ मिलान होगा। उसके बाद हमारा इसी तरह से जब हम बिंदुओं को लेते हैं, मिलाते जाएंगे, तो इस तरह से हमारा मान आएगा। तो इन सभी बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, स्केल की सहायता से ऐसे करके जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3, ये चौथी भुजा, ये 5वीं, ये छठी, और इसको लास्ट में जाके हम यहाँ बंद कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम बनता है कई भुजाओं वाला, ये देखिए यहाँ से ब्रेक है बिंदुओं के द्वारा, तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इसके ये पॉलीगॉन है, यानी कई भुजाओं वाला एक बंद डायग्राम बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम बारंबारता या आवृत्ति को बहुभुज के द्वारा, पॉलीगॉन के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब आयत चित्र की भांति ही आवृत्ति बहुभुज को भी आंकड़ों की विवेचना करने के लिए ठीक उसी प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। मतलब आयत चित्र जैसा है, ये दोनों लगभग सेम ही हैं। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज के कई बिंदु जो हैं वो ऊंचाई आवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इनका जो ये फैलाव होता है वह प्राप्तांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है, जो अनेक भुजाओं वाली एक बंद आकृति है, उसके द्वारा भी हम सतत चर जो है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, सतत सारणी को प्रदर्शित कर सकते हैं। बारंबारता या आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये आवृत्ति बिंदुओं का प्रवृत्ति पथ है। इसे हम ट्रेंड पाथ कहते हैं आवृत्ति बिंदुओं का। यह ठीक आवृत्ति बहुभुज की ही तरह होता है और आवृत्ति वक्र जो होता है लगभग उसके मतलब कि एक रफ नोट या फिर कह सकते हैं उसको कि एक ट्रेंड को केवल दिखाता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, जैसे हमने अभी दिखाया तो अलग अलग भुज थे, अलग अलग बिंदुएं थी, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति वक्र जब हम दिखाते हैं तो यूं करके दिखा देंगे उसे। ठीक है, उसमें आपने देखा था ना कि फिर से आप बैक करके जब वीडियो देखेंगे इस तरीके से था। ठीक है, ये पथ था, यहाँ एक एक बिंदु हम नाप के तब ले रहे थे, ये कई भुजाएं हो जा रही थी, लेकिन इसी को जब हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं एक ट्रेंड की तरीके से कि हाँ पहले बढ़ा उसके बाद ये घटा, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व हो जाएगा, आवृत्ति वक्र क्या हो जाएगा। तो बारंबारता वक्र को बारंबारता बहुभुज के बिंदुओं से निकटतम गुजरते हुए, मतलब यहाँ पे जो है ना निकटतम गुजरते हुए ऐसे ऐसे करके हम बनाते हैं, तो ये वक्र हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसी को हम बारंबारता वक्र या फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। संचय आवृत्ति वक्र या तोरण, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव, इसे ऑगिव या तोरण कहते हैं। इसका मतलब है आवृत्तियों का योग। तो आवृत्तियों का जो योग होता है वह दो तरीके से हो सकता है, एक तो आरोही रूप से होता है और एक अवरोही रूप से। और ये आरोही रूप जो है वो से कम, यानी कि वर्गांतर जो दिया हुआ है किससे कम, यहाँ पे अगर आप 5 आवृत्ति की बात करें तो आप कहेंगे 25 से कम, तो 25 से कम कितना, 5। ठीक है, तो आरोही क्रम में इसे क्या करते हैं, हम 5 लेते हैं, उसका जोड़ते जाते हैं, छोटे से लेके बड़े के रूप में जाता है। यहाँ 9, 30 से कम 5 और 9, 30 से कम क्या क्या होगा, 30 से कम 9 तो है ही है और 5 भी तो होगा 30 से कम,
है ना। तो यहाँ 5 + 9 तो 14 आ जाएगा, ठीक है। फिर 31 से कम कौन कौन सी आवृत्ति होगी, 18 तो होगी ही जो लिखा है, और 9 और 5 होगा, और कुल 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से कम, आरोही का मतलब से कम, तो यहाँ ये इस तरह से, लेकिन इसका जो लास्ट में होगा, जो जोड़ होगा, जो कि योग होगा, वो 50 होगा, यानी कुल आवृत्ति के बराबर होगा। आवृत्ति को अवरोही क्रम में भी जोड़ सकते हैं, ये से अधिक के रूप में होगा। से अधिक का मतलब यह है कि यहाँ 20 से अधिक क्या है, 5 से लेकर के यहाँ तक, 5, 9, 18, 7, 6, 5, ये पूरे को जोड़ेंगे 50 आएगा, ये 20 से अधिक है। फिर अगला हमारा 25 से अधिक क्या है, तो 25 से अधिक हमारा 5 से लेकर के यहाँ 9 है, और उसके बाद ये इधर का है संख्या, ठीक है। तो ये उल्टे क्रम में हम यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी 5, 6, 7, 18 और 9 है। उसके बाद यहाँ पे 35 से अधिक कितना है, तो 30 से अधिक हमारा क्या हो जाएगा, 5, 6, 7, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह 40 से अधिक क्या होगा, तो 5 और 6 होगा, और 45 से अधिक क्या होगा, केवल 5 होगा। तो ये हम एक सारणी तैयार करते हैं संचयी आवृत्ति की, क्योंकि संचयी आवृत्ति 2 तरीके से जोड़ी जा सकती है, और ये से कम और से अधिक के रूप में जोड़ी जाती है। इस चीज़ को आप समझ करके ये चार्ट बना सकते हैं आरोही और अवरोही क्रम का, और उसके बाद फिर ऑगिव का या तोरण का जो है वो निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि आरोही क्रम क्या, यहाँ पे संचयी आवृत्ति जो होती है आरोही अवरोही दोनों तरह से जोड़ी जा सकती है, यानी कि ऊपर से नीचे चले हम, या तो फिर नीचे से ऊपर चले। जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आरोही क्रम होता है, और नीचे से ऊपर चलते हैं तो अवरोही क्रम होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर योग करते हैं तो ये से कम के रूप में होता है, और नीचे से ऊपर के योग करते हैं तो वो से अधिक के रूप में होता है। संचयी आवृत्ति और वर्गांतर के बीच संबंध को हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक टेबल के रूप में मैंने ये बनाया, तो इस तरीके से आप इसको हमेशा अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे है संचयी आवृत्ति का प्रकार क्या है, अगर आरोही है तो उच्च सीमा, यानी उच्च सीमा वर्गांतर की जो सीमा होगी वो उच्च सीमा से लेंगे, और संबंध क्या होगा, लेस देन, यानी से कम। और अगर अवरोही है संचयी आवृत्ति का प्रकार तो निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा से लेंगे वर्गांतर की सीमा, और से अधिक, निम्न सीमा से अधिक, मोर देन, ठीक है। तो इस टेबल से आप संचयी आवृत्ति तथा वर्गांतर के बीच संबंध को याद रख सकते हैं, स्मरण रख सकते हैं। यहाँ पे सारणी जो हमने अभी बनाई उस पे आधारित एक हम ग्राफ खींचते हैं, और आरोही क्रम को पहले, आरोही क्रम में जो दिया हुआ है संचयी आवृत्ति, इसे लेकर चलते हैं। तो 25 से कम, 25 से कम कितना है, 25 से कम 5, ठीक है। तो यहाँ पे 25 कहीं आएगा और 5 यहाँ आएगा, तो एक बिंदु हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद 30 से कम 14, 30 से कम कितना हुआ, 14, तो यहाँ पे कहीं 14 आएगा। उसके बाद 32, यानी 35 से कम की बात करें तो 32 पे गया है, यानी कि यहाँ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर 40 से कम 39 है, 40 से कम की बात करें तो यहाँ पर कहीं आ रहा है। और उसके बाद 45, 45 से कम 45 ही है, 45 से कम की बात करें तो यहाँ पर, ठीक है। और 50 लास्ट में, 50 से कम 50 आ रहा है, तो यहाँ, यानी कि यहाँ जब हम इसे नापते हुए चलेंगे तो एक हमारी जो रेखा है वो कहीं इस तरीके से आएगी, ठीक। तो ये हमारी कौन सी रेखा है, से कम, इस रेखा को कहेंगे से कम। अब हम अवरोही क्रम से भी एक ग्राफ क्रिएट करेंगे, और वह ग्राफ से अधिक का होगा, और यहाँ पर ली जाएगी निम्न सीमा। निम्न सीमा जैसे 20 है, 20 से अधिक, 20 से अधिक कितना है, तो 50 है, तो 20 से अधिक यहाँ पे कहीं बिंदु आएगा। उसके बाद फिर 25 से अधिक कितना है, 45 है, तो यहाँ आएगा। उसके बाद 30 से अधिक आएगा 36, यहाँ आएगा। उसके बाद 35 से अधिक आएगा। इसी तरह से करते हुए हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, जो ग्राफ हमारा बनेगा वो इस तरह, यहाँ पे हम इस तरह तोरण बनाते हुए उसको ऐसे करते हैं। तो ये क्या है, ये से अधिक है, ये जो वक्र है वह से अधिक वक्र कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही वक्र एक मध्य बिंदु पे कटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। और ये मध्य बिंदु जानते हैं, ये माध्यिका बनाता है। ये जो बिंदु है वह क्या बनाता है, माध्यिका।
इसका जो मध्य बिंदु है वही माध्यिका बनाता है। तो इसी को तोरण कहेंगे। यहाँ से कम तोरण और यहाँ से अधिक तोरण, और इसी पे परपेंडिकुलर जब खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यिका बन जाएगी। तो आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि जो तोरण होता है वह दो संचयी आवृत्तियों का होता है। आरोही अवरोही क्रम से जब संचयी आवृत्तियाँ खींची जाती हैं तो से कम और से अधिक होता है। दो वक्र मिलते हैं और इसका जो मध्य बिंदु होता है वो माध्यिका होता है, और यही है हमारा तोरण। लास्ट जो आपका आरेख है अंकगणितीय रेखा चित्र, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, इसको काल श्रेणी आलेख भी कहते हैं। काल श्रेणी मतलब जो समय से संबंधित होता है। ठीक है, समय से ये संबंधित होता है, और ये जो समय है वो कैसा चर है, स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चरों को x पे लेंगे और आश्रित चरों को y पर लेंगे। जैसे स्वतंत्र चर में समय आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, तो वर्ष मान लीजिए कुछ भी है यहाँ पे और उससे रिलेटेड इधर है। तो आपकी जो बुक में दिया हुआ है निर्यात और आयात, निर्यात आयात, इन दोनों के लिए यहाँ पर क्या है, हम निर्यात और आयात के आंकड़े यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि वो अंकों में ही होंगे और उनका यूनिट भी एक ही होगा, इकाई एक ही होगी। जैसे कि मान लीजिए कि वह आयात का मान करोड़ रुपए में है, तो वो चीज़ इधर होगी, रुपया एक ही, करोड़ वही मान होगा, वही इकाई होगी। तो यहाँ आयात और निर्यात दोनों को ही एक इकाई और एक मान से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हमारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 1993-94, और इसमें कितना हमारा आयात हुआ, तो आयात हुआ 731 और निर्यात हुआ 698। तो 731 का यहाँ कहीं बिंदु आएगा और 698 का उससे इधर कहीं आएगा कम में। तो एक लाइन तो हमारी आयात की जाएगी और एक लाइन निर्यात की जाएगी। इसी तरह से जब हम करेंगे 2 लाइन जा सकती है और ये बिंदु मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हमारा ग्राफ है जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, आपको ये समझ में भी आ रहा होगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1993-94 में हमारा आयात निर्यात जितना भी रहा, इससे 5000 से बहुत कम है, तो यहाँ पर 698 इसके आंकड़े। तो एक एक बिंदु ऐसे चलते गए, फिर यहाँ पे हमारा जो आयात है वो अलग हो गया, यानी आयात हमारा बढ़ गया और निर्यात ये लाइन गई है। तो इसको देखकर भी हम क्या बता सकते हैं कि हमारा जो निर्यात है वह कम है अपेक्षाकृत, आयात हमारा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है बहुत सिंपल होती है और ये भी ट्रेंडी होती है, यानी ट्रेंड दिखाती है कि ये किस तरह से हमारा आयात और निर्यात बढ़ा है, और इसके मान भी बता देती है यहाँ, क्योंकि वर्ष के हिसाब से यहाँ आयात और निर्यात दिया गया है। तो इसको देखकर ही आप बता दे रहे हैं कि आयात हमारा ज़्यादा है और निर्यात हमारा कम है। तो इस तरीके से हम अंकगणितीय रेखा चित्र से भी एक आरेख और एक सारणी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आपने देखा कि पाठ विषयक सारणीबद्ध में गुणात्मक, मात्रात्मक, स्थानिक, कालिक और आरेखी, दंड, पाई, बारंबारता, आयत, तोरण आदि जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, वो 1, 2 और ये 3 पार्ट में होता है द एंड। यानी कि अब इसके आगे का जो वीडियो मैं बनाऊंगी इस पार्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर है उसे मैं उसमें कवर करूंगी। तो इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस पार्ट के लिए और भी जो पार्ट 1 और 2 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगे और इसका जो पार्ट 1 और 2 है वो कैसा लगा, वो आप उसमें कमेंट, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप जो है वो ज़रूर दे दीजिए, लाइक ज़रूर दे दीजिए। यदि नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप बिना सब्सक्राइब किए हुए देख के मेरी वीडियो चले जाते हैं, मुझे मालूम है। तो भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से अपनी पढ़ाई में आप लाभ उठाइए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।